Lesson number 6, Sea Fever by John Masefield. Let's first read about the poet and then we'll deal with the poem, okay? So, the title is Sea Fever. What does it mean? Sea fever का मतलब क्या है? Sea means समुंदर, फीवर मीन्स बुखार. बुखार मीन्स यहाँ पर समुंदर का बुखार नहीं, बल्कि यहाँ पर सी फीवर मीन्स ये है कि समुंदर में जाने की जो चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, एक्साइटमेंट होता है, उसको बोलते हैं सी फीवर. ठीक है, किसी भी काम को करने का नहीं बोलते हैं कि इसको बुखार चढ़ा हुआ है. वैसे ही करके जो पोएट है उनको जो है वो सी में यानी समुंदर में जाने का उनको बुखार चढ़ा हुआ, मतलब उनको एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है कि कैसे जाएंगे, कैसे मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, मुझे क्या चाहिए वहाँ पर. ये सारी बातें उन्होंने अपने पोएम में बताई हैं. ओके, तो इसके टाइटल से ही हमें मालूम होता है कि ये पोएम आखिर है किस बारे में. ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट द पोएम इज रिटन, क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द टाइटल एज वेल. So, the author or the poet John Masefield, the full name is John Edward Masefield, was born in 1878 and died in 1967, was an English poet, writer and poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death. ओके, जॉन एडवर्ड मेसफील्ड, जिनकी पैदाइश हुई 1878 में और डेथ हुआ 1967 में, वो एक इंग्लिश पोएट थे, राइटर भी थे और पोएट लॉरिएट भी थे यूनाइटेड किंगडम के, मीन्स बरतानिया के. ठीक है, तो वहाँ के वो दरबारी शायर भी थे और वो ख़ास तौर से वहाँ के किंगडम के बारे में लिखा करते थे, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के साम्राज्य के बारे में, वहाँ की हुकूमत के बारे में लिखा करते थे वो ज़्यादातर. ठीक है, ही इज़ ऑल्सो रिमेम्बर्ड एज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस नॉवेल. वो उनको और किस लिए याद किया जाता है? वो चिल्ड्रंस नॉवेल बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, जिसके लिए उनको याद किया जाता है. द मिडनाइट फॉग एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट, ये दो उनकी बहुत फेमस नॉवेल्स हैं, चिल्ड्रंस नॉवेल्स हैं, इसलिए इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा याद किया जाता है. द पोम स्पीक्स ऑफ द एक्साइटमेंट द पोएट फील्स एट द एंटिसिपेशन ऑफ अ सी वोएज. ठीक है, ये पोएम क्या बताती है? एक्साइटमेंट बताती है पोएट की एक्साइटमेंट के बारे में बताती है कि जब उसको जाना था सी वोएज पर, यानी जब समुंदर की सैर पर उनको जाना था, तो उनकी जो चाहत थी, उनका जो एंटिसिपेशन था कि यानी ये चीज़ होने वाला है और इसके लिए जो एक्साइटमेंट था, ठीक है, तो उसके लिए वो उनके एक्साइटमेंट को ये पोएम पूरा बहुत अच्छे से उनके फीलिंग को डिस्क्राइब करती है. द पैशनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीस्केप रिवील्स द इटर्नल डिजायर ऑफ मैन टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर. ये जो पैशनेट डिस्क्रिप्शन है, यानी उन्होंने इतने पुरजोश तरीके से इसे लिखा है इस पोएम को, कि ये जो है बताता है कि किस तरीके से एक इंसान की जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो ख्वाहिश होती है कि वो नेचर की शानदार, उसकी कुदरत की चीज़ों को देखे, ठीक है, उसकी शान और शौकत को देखे, नेचर की, उसको ऑब्जर्व करे. तो ये जो इंसान की जो ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होता है इंसान का, तो उसको क्या जाहिर करता है. ये पोएम बहुत ही अच्छे तरीके से डील करता है इंसान की उस फीलिंग से. ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स गो टुवर्ड्स दी पोएम एंड रीड line by line. I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky. मुझे ज़रूर जाना चाहिए सी में दोबारा, यानी समुंदर में मुझे दोबारा जाना चाहिए, या मैं जाऊंगा. I must go down, मुझे दोबारा जाना है. कहाँ? To the sea, समुंदर में. To the lonely sea and the sky, उस समुंदर में जाना है जो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल शांत है, और वहाँ जो स्काई है वो भी बिल्कुल अकेला है. यानी वहाँ पर कौन रहेगा? सिर्फ आसमान और समुंदर सिर्फ नज़र आएगा और कोई नहीं रहेगा. और वहाँ पर कौन रहेगा? पोएट रहेगा. तो उनके बीच में सुनसान अकेले समुंदर और आसमान के बीच में वो जाना चाहता है. एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप, और मुझे जाने के लिए सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? एक टॉल शिप की ज़रूरत है, बड़े से जहाज़ की ज़रूरत है. एंड स्टार्ट टू स्टेयर हर बाय,
यहाँ पर स्टार की ज़रूरत है क्योंकि एक सितारे की ज़रूरत है। किस लिए? टू स्टीयर, ताकि स्टीयर मतलब क्या होता है? स्टीयर होता है वो जो हैंडल होता है किसी भी गाड़ी में या फिर शिप में, एक व्हील लगा होता है ऊपर में, तो उसको स्टीयरिंग बोलते हैं उसको ना। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि एक स्टार चाहिए जो उसको स्टीयरिंग का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना, जहाँ जहाँ जाना है उधर मुड़ेगा, उस तरीके से वो गाड़ी टर्न कर जाती है। उसी तरीके से ये स्टार जो है वो स्टीयरिंग का काम करेगा, मीन्स गाइड करने का काम करेगा। यहाँ पे हर किसको बोला है? शिप को बोला है, शिप को गाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो पर्सनिफाई कर रहा है। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट दिखाया जाता है, यानी नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग के तौर पर दिखाया जाता है और इस तरीके से ये रिफर किया जाता है जैसे वो कोई इंसान हो। ठीक है, एंड सो यहाँ पर जो है हर यहाँ पर जो वो शिप के लिए यूज किया गया। ओके, एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। यहाँ पर अगेन यहाँ पे व्हील को जो है व्हील्स किक, कभी व्हील कभी किक मारेगा, किक मारने का काम, ठोकर मारने का काम किसका होता है? इंसान जो है पैरों से ठोकर मारता है या जो भी। ठीक है, तो एंड द विंड सॉन्ग, और कभी विंड गाना गाती है, कभी हवाएं कभी गाना गाती है, नहीं, बल्कि ये इंसान का ये काम है। तो ये इंसानी खुसूसियात को जो है वो इनएनिमेट चीज़ों में दिखाया गया है। इसको भी यहाँ पर हम लोग कहेंगे क्या? ये पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, यानी व्हील्स किक मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है? यहाँ पे तो ये इसमें भी पर्सनिफिकेशन है। एंड द वाइट सेल्स शेकिंग, शेकिंग क्या होता है? झंझोड़ना या फिर हिलाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे सेल्स को भी शेकिंग हो रहा है, हिल रहा है, तो ये सब क्या है? ये एक पर्सनिफिकेशन का एक ये है। ठीक है, तो ये सब ये क्या है? पर्सनिफिकेशन है। मीनिंग क्या है इस लाइन का? ये जो एंड द व्हील्स किक एंड द विंड्स सॉन्ग एंड द वाइट सेल शेकिंग, यानी और क्या चाहिए वहाँ पे? यानी जो व्हील्स किक, यानी जो झटका लगता है समुंदर में, समुंदर की लहरों से जो शिप को जो झटका लगता है, तो वो क्या होता है? व्हील्स किक एक तरीके से देखा जाए तो व्हील को भी झटका लगता है। उसके बाद जो समुंदर का जो व्हील होता है उसको भी झटका लगता है। एंड द विंड सॉन्ग, और जो हवाएं, जो इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं उसमें भी एक तरीके की आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ को महसूस कर रहा है, उसको वो गीत के तरह लग रही है वो आवाज़। एंड वाइट सेल शेकिंग, और जो फड़फड़ा हवा से जो शिप के ऊपर जो देखेंगे वाइट कलर का कपड़ा या इस तरह का कुछ लगा रहता है, तो उसको उसके फड़फड़ाने की जो आवाज़ रहती है वो उसकी फड़फड़ाहट जो है उसको बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें उसको अपनी तरफ खींचती हैं। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस, यहाँ सी फेस क्या है? सी का फेस होता है? नहीं, बल्कि यहाँ पर इंसान का जो खुसूसियत है यानी सिग्निफिकेंस है वो उस सी में दिखा रहा है। तो यानी यहाँ पर भी पर्सनिफाई किया है सी को। ठीक है, एंड अ ग्रे मिस्ट, यानी कि ग्रेइश आसमान जो है वो बिल्कुल समुंदर जो है वो ग्रेइश एकदम हो गया है। ठीक है, हो जाएगा। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस, और जब समुंदर की तरफ देखेगा वो पोएट तो वो बिल्कुल ग्रेइश नजर आएगा। एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग, और जब डॉन ब्रेकिंग यानी सुबह भूर होने से पहले कैसा रहेगा? थोड़ा हल्का हल्का उजाला रहता है, मतलब ग्रेइश टाइप का स्काई भी नजर आता है, समुंदर भी नजर आता है। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी पोएट की जो है वो ख्वाहिशात हैं जो वो अपने पोएम के थ्रू बता रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए या ऐसा ऐसा होगा। ओके, तो ये हमारा पहला क्वार्टरन मीन जो पहला स्टैंजा है, 4 लाइन का जो क्वार्टरन, 4 लाइन को क्वार्टरन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पोएम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट था ये क्वार्टरन, तीनों जो है वो क्वार्टरन है। ओके, 4 लाइन्स के स्टैंजाज हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा तो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा है, फिर यहाँ पर हमारा रिफ्रेन आएगा। पहला लाइन, रिफ्रेन किसे कहते हैं? जो पहला लाइन जो बार बार रिपीट होता है हमारे पोएम में, जो बार बार रिपीट होता है रिपीटेडली, तो उसको हम लोग रिफ्रेन कहते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, ये लाइन जो है बार बार जो है रिपीट हो रहा है, 3 बार यहाँ पर आया है, इसलिए इसे रिफ्रेन कहते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मुझे फिर से क्या करना है? सी में जाना है या मैं जाऊँगा। फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड, क्यों? उसको रनिंग टाइड यानी जो ज्वार भाटा आता है समुंदर में, वो क्या कर रहा है? उसको पुकार रहा है उसको।
ठीक है, उसको पुकार रहा है। रनिंग टाइड यानी टाइड भी उसको पुकार रहा है, हर चीज उसको पुकार रही है, हर चीज में वो पर्सोनिफिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, सो फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड इज अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। यानी इस तरीके से जो ज्वार भाटा की जो पुकार है वो इस तरीके से उसको पुकार रही है और इतनी शिद्दत है। वाइल्ड कॉल में बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा शिद्दत से उसको पुकार रहा है और इतना साफ तौर पर, इतना क्लियर तौर पर उसको वो पुकार रहा है समुंदर कि इसके पुकारने को हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, उसे यानी जाने से खुद को रोक नहीं सकता है पोएट, यहाँ पे इनकार नहीं, डिनाई नहीं कर सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, बल्कि वो फिर से जाना चाहता है समुंदर में। एंड ऑल आई आस्क इज अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। एंड ऑल आई आस्क, और मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ख्वाहिश है, इज अ विंडी डे यानी जिस दिन मैं जाऊं वो दिन बिल्कुल हवादार रहे, बहुत अच्छा रहे। विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और आसमान में सफ़ेद बादल उड़ते रहें, यानी मौसम बिल्कुल साफ रहे और हवाएं अच्छी चलती रहें। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम, जो झाग होते हैं ना पानी के, जो पानी का जो छींटा पड़ता रहता है और जो झाग होता है उसका जो स्प्रे की तरह उसके ऊपर छींटा पड़ना, वो चीज़ जो है बहुत अच्छा लगता है उसको। और वहाँ पर क्या रहेगा, एंड द सी गर्ल्स क्राइंग, और वह सी गर्ल्स जो है वो समुद्री परिंदे हैं जिनको हम बोगला भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, उनकी आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद समुद्री मतलब जो छींटे पानी का जो छींटा पड़ेगा, उसका जो फोम रहेगा वो मतलब ऊपर आएगा। तो ये सब चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पोएट को, और वो चीज़ वो चाहता है कि जब वो वहाँ जाए तो ऐसा हो। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। मैं ज़रूर जाऊँगा सीज में दोबारा, मीन्स समुंदर में मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगा। अगेन द रिफ्रेन इज हियर, टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। वैग्रेंट जिप्सी लाइफ मीन्स खाना बदोश की ज़िंदगी, द लाइफ ऑफ दोज नोमैडिक पीपल, यानी जो जिनका कोई घर नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब कोई समुंदर में जाता है तो उसको घर तो मिलता नहीं है, बिल्कुल खाना बदोश वाली ज़िंदगी गुजारते हैं वो। ठीक है, तो वैसी लाइफ उसको चाहिए। टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, यानी जो ज़िंदगी मिलेगी मुझे, वो जिप्सी लाइफ जो मिलेगी, वैग्रेंट लाइफ जो मिलेगी, मतलब ना कोई सहारा होगा, ना कुछ, ना घर होगा रहने के लिए। ठीक है, सिर्फ मुझे मतलब इस तरह की ज़िंदगी मुझे चाहिए। मतलब मैं जाऊंगा उस तरह की ज़िंदगी में, चाहिए नहीं, मतलब उस तरह की ज़िंदगी में मैं जाऊंगा। क्यों, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर मैं जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसी ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तो इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि बस उसे समुंदर में दोबारा जाना है। टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ। उस रास्ते जाना है जहाँ गर्ल्स वे है, मीन्स जहाँ पर समुद्री चिड़िया जो होती हैं वहाँ पर हो। ठीक है, एंड द वेल्स वे, और जहाँ वेल मछली जहाँ पर हो, जिस जगह पाई जाती है उस रास्ते, यानी मुझे इन रास्तों पर मुझे जाना है। वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ, और जहाँ पर जो हवाएं जो चलती हैं वो बिल्कुल वेटेड नाइफ के तरह, वेटेड मीन्स एकदम तेज धार चाकू के तरह चलती हैं हवाएं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं मतलब वहाँ पर। ठीक है, इन रास्तों पर मुझे जाना है। एंड ऑल आई आस्क इज अ मेरी यान फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। फेलो रोवर मीन्स जो उसके साथ होगा, वो अकेले तो कहीं भी जाएगा नहीं, वो अपने साथ एक फेलो को लेकर जाएगा। ठीक है, उसका जो कंपेनियन होगा, उसका जो साथी होगा वो उसके साथ जाएगा। और वो फेलो कैसा होना चाहिए, लाफिंग होना चाहिए, हंसता हुआ मजाहिया होना चाहिए, जो उसे कहानी सुनाए, मेरी यान मतलब अच्छी अच्छी कहानियाँ उसको सुनाए। ठीक है, उसे ये चाहिए। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। लॉन्ग ट्रिक्स ओवर मतलब जब उसका जर्नी ओवर हो जाए, जब वो सफ़र पर मतलब हो ले, जब इसका सफ़र ख़त्म हो जाए, समुद्री सफ़र, तो उसके बाद फिर उसे क्या करना है, खामोशी से सोना है और एक मीठा ख्वाब लेना है। ठीक है, मतलब जब इसका ट्रिक्स ओवर मीन्स उसका जब ट्रैवल, जब उसका जो जर्नी है समुद्र की तरफ, जो सी वोएज है, जब वो एंड अप हो, तो क्या करना है, उसे बस खामोशी से सोना है और मीठे मीठे ख्वाब देखना है। बस यही उसकी ज़िंदगी है, वो यही चाहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।